गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। ये चैप्टर ध्यान देना, बेसिकली जो भी ट्वेल्थ में चैप्टर है फिजिकल वाला पार्ट बोला जाए तो ट्वेल्थ का फिजिकल थोड़ा आसान है 11th से। इनफैक्ट मैंने केमिकल काइनेटिक्स में ही बताया था कि अगर तुम्हारा मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होगा, स्ट्रांग होगा। लिक्विड सॉल्यूशन बताया था फॉर्मूला बेस्ड है। पर ये जो सॉलिड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट ध्यान देना फॉर्मूला तो है, पर जिसका इमेजिनेशन पावर ज़्यादा है उसको सॉलिड स्टेट में ज़्यादा मज़ा आएगा। इमेजिनेशन पावर कहने का मतलब है कि हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। इनफैक्ट जो सबसे कॉमन इमेजिन करना पड़ेगा कि हमें क्यूब के बारे में इमेजिन करना पड़ेगा। तो जब भी तुम्हारे दिमाग में क्यूब के बारे में आए तो ध्यान देना, जहाँ भी तुम पेपर दोगे हमेशा तुम्हें क्या होगा, क्यूब अवेलेबल होगा। क्यूब कैसे अवेलेबल होगा, जैसे कि जो तुम रूम में होगे वही रूम तुम्हारा क्या होगा, क्यूब होगा। तो क्यूब के बारे में इमेजिन करेंगे, क्यूब में कॉर्नर क्या होता है, फेस क्या होता है, एज क्या होता है, एजेस क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, फेस डायगोनल क्या होता है। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ऑब्वियस बात है, चैप्टर क्या है, इमेजिनेशन वाला चैप्टर है। इमेजिनेशन अगर तुम्हारा बहुत अच्छा है तो इसके क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। जिनका इमेजिनेशन पावर ज़्यादा अच्छा है उनके लिए ध्यान देना, ये टॉपिक बहुत आसान होगा। अगर तुम इमेजिन नहीं कर पाते हो तो इनिशियली मैं जो भी लेक्चर पढ़ाता हूँ मैं बताता हूँ, पहले मैं बेसिक चीज़ें पढ़ाता हूँ, फिर मैं टफ वाले पार्ट पे जाता हूँ या एडवांस वाले पार्ट पे जाता हूँ। तो इनिशियली हम लोग जब भी इसमें स्टार्ट करेंगे, नो डाउट डायरेक्टली एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। मैं बोलूँगा कि जो बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उनको टाइम पे पढ़ो। बार बार बोल रहा हूँ कि टाइम पे नहीं पढ़ोगे, ध्यान देना तुम्हारा ही लॉस होने वाला है। कोरोना वायरस है, चाहे कुछ भी हो, ध्यान देना ना ही टीचर का लॉस होगा, ना ही जो एग्ज़ाम ले रहा है उसको लॉस होगा। कोरोना वायरस में अगर किसी का लॉस होने वाला है तो हमेशा क्या होगा, बच्चों का लॉस होगा। क्योंकि आज के डेट में ध्यान देना, अगर तुम कोई लेक्चर नहीं देखते हो तो तुम अपना ही इंजॉय कर रहे हो, खुद ही इंजॉय कर रहे हो ना। ध्यान देना, अगर तुमने इंजॉय किया तो झेलने भी तुम्हें क्या कर, तुम्हें ही झेलना पड़ेगा, किसी दूसरे को नहीं झेलना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि जो भी लोग अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर नया नया स्टार्ट हो रहा है, इसको पढ़े, चाहे मेडिकल में हो चाहे इंजीनियरिंग में हो, पढ़े और टाइम से डीपीपी और सीट बना ले। क्योंकि अब ध्यान देना, हो गया ऑलमोस्ट, हमारे पास 2 महीना हो गया है। अब जिनको लग रहा था कि कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, ये कोरोना वायरस खत्म नहीं होगा। हो सकता है कि साल भर चलता रह जाए, तो साल भर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। तो अगर ये तो 2 महीने को कवर करना बहुत आसान है, पर 4 महीने बाद आओगे कि सर, कहोगे कि नहीं सर मुझे पढ़ना है फिजिकल, मैंने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, ध्यान देना उससे भी मैं तुम्हें बताऊंगा, पर मैं उतना नहीं बता पाऊंगा जितना आप ही मैं बता पाऊंगा। तो अभी कह रहा हूँ कि जिनका भी पीछे छूट गया है उसको कवर करें। और ये जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला सॉलिड स्टेट, उसको ध्यान देना आज से ही पढ़ना स्टार्ट करें। जितने भी क्वेश्चंस हैं, सीट है, डीपीपी है, सब लगाए। जो भी तुम एक्स्ट्रा बुक लगाते हो उन सभी को लगा सकते हो। तो हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। तो हम लोगों ने पहली बात किया था, 11th में पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में ध्यान देना हमारे 3 स्टेट होते हैं, एक तो गैसेस स्टेट होता है, एक लिक्विड स्टेट होता है और एक सॉलिड स्टेट होता है। तो हमने गैसेस स्टेट के बारे में 11th में बहुत डिटेल में पढ़ा था, पूरा एडवांस लेवल में हम लोगों ने पढ़ा था। गैसेस स्टेट हो गया। लिक्विड स्टेट के बारे में नहीं पढ़ा था ना, लिक्विड स्टेट हम लोग को ध्यान देना केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना था। लिक्विड स्टेट तुम्हें फिजिक्स में पढ़ना है। तो फिजिक्स में तुम पढ़ोगे सरफेस टेंशन क्या होता है वगैरह वगैरह। ऑब्वियस बात है, लिक्विड स्टेट के बारे में तुम फिजिक्स में पढ़ोगे। हमने लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, और लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में ध्यान देना मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा है। अगर सारे वीडियोस मेरे लेक्चर देखोगे तो ऑब्वियस बात है, इन्फॉर्मेशन उसमें बहुत ज़्यादा है। इतना इन्फॉर्मेशन है कि तुम ध्यान देना उससे पढ़ के तुम एडवांस क्लियर कर सकते हो। पर ये नहीं है कि ध्यान देना केवल वीडियो देखोगे तो एडवांस क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखने के साथ सीट बनाओगे, सीट बनाने के बाद डीपीपी बनाओगे, डीपीपी बनाने के बाद तुम्हारा जो नरेंद्र अवस्थी सर का बुक है, चाहे इंजीनियरिंग की बात करते हैं इंजीनियरिंग वाला खरीद के बना सकते हैं, मेडिकल वाला खरीद के बना सकते हैं। अगर ये इतना कर लिए तो फिजिकल तुम्हारा क्या हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और तीसरा था हमारा सॉलिड स्टेट। आज हम लोग ध्यान देना, या बेसिकली आज के बाद हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट और गैसेस स्टेट में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ा होगा। किसी का शेप फिक्स होता है, जैसे सॉलिड का फिक्स शेप की बात करें तो फिक्स होगा, लिक्विड का शेप कोई नहीं होता, ऑब्वियस सी बात इसमें डालेंगे उसी के शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि गैसेस का शेप क्या होगा, होता ही नहीं है। तो ध्यान देना, मैं पूरा डिफरेंस डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं बस डिस्कस करूंगा, ध्यान देना सॉलिड स्टेट को डिफाइन करने के लिए एक टर्म है मेरा इंटरमॉलिकुलर फोर्स। ध्यान देना, एक टर्म है मेरा इंटरमॉलिकुलर फोर्स और एक मेरा टर्म का इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस।
दो टर्म में ध्यान देना, हम डिफाइन करेंगे सॉलिड स्टेट है क्या। एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है और एक इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। इंटरमोलिकुलर फोर्स कहने का मतलब ध्यान देना, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है और ये भी क्या एक मॉलिक्यूल है, इनके बीच में ध्यान देना जो फोर्स होगा, इनके बीच में ध्यान देना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलेंगे। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स समझ में रहा, दो मॉलिक्यूल्स हो या दो एटम्स हो, उनके बीच में जो फोर्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। अगर मैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की डिफाइन करूँ तो ये में ध्यान रहे, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इनके बीच का डिस्टेंस मान लो क्या होता है, डी है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। तो समझ में, दो टर्म में डिफाइन करने वाला हूँ सॉलिड स्टेट, इंटरमोलिकुलर फोर्स हो गया और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब मैं बात करता हूँ, मेरे पास सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो अगर मैं इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करूँ तो सभी को पता है कि ध्यान देना, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। अगर टाइटली पैक्ड होंगे तो फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करेंगे, सॉलिड में ज़्यादा होगा लिक्विड से, लिक्विड में ज़्यादा होगा क्या, गैस से। समझ में आ रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करते हैं तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा लिक्विड से, लिक्विड में ज़्यादा होगा गैस से। अगर मैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की बात करता हूँ तो फिर सॉलिड लिक्विड गैस है। अब डिस्टेंस क्या होगा, उल्टा होगा, क्योंकि हमें पता है सॉलिड टाइटली पैक्ड है, तो वहाँ पे एटम्स हो मॉलिक्यूल्स हो वो बहुत नज़दीक होंगे, तभी तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो लिखा भी है यहाँ पे, ध्यान देना, इंटरमोलिकुलर फोर्स में ऑर्डर सॉलिड लिक्विड गैस में ये हो जाएगा, और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस में ऑर्डर क्या हो जाएगा, गैस का ज़्यादा होता है लिक्विड से, लिक्विड का ज़्यादा होता है सॉलिड से। तो यहाँ पे लिखा भी है, इन सॉलिड स्टेट intermolecular force is very strong in comparison to other state, that is liquid state or gas state. In solid state, intermolecular distance is very small as compared to liquid state and gas state. तो समझ में आ रहा, सॉलिड स्टेट डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स के करस्पॉन्डिंग बात करो तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, या फोर्स बहुत ज़्यादा होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट दैट इज लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। जबकि हम इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो जस्ट क्या होगा, इसका उल्टा होगा। तो ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से इंपॉर्टेंट है जिनको ध्यान रखना, जेई और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड क्या टाइटली पैक्ड है। टाइटली पैक्ड होगा तो सॉलिड कुछ इस तरीके का होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, इसलिए कुछ सिस्टम होगा। टाइटली पैक्ड होंगे, ध्यान देना, टाइटली पैक्ड होंगे तो ऑब्वियसली बात है, इनका कुछ ना कुछ शेप होगा और क्या होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो समझ में आ रहा, फर्स्ट है दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट है सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। इनफैक्ट अगर सॉलिड लिक्विड गैस की बात करते हैं तो डेंसिटी किसका ज़्यादा होता है, सॉलिड का ज़्यादा होता है लिक्विड से, लिक्विड का ज़्यादा होता है गैस है। ये नॉर्मल में, ये ध्यान देना, ये क्या है, इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल, ध्यान देना, इन नॉर्मल कंडीशन ये ऐसा होता है सॉलिड लिक्विड गैस। तो डेंसिटी सॉलिड की हाई क्यों होती है, क्योंकि तुम्हें पता है डेंसिटी क्या होता है, मास बाई क्या होता है, वॉल्यूम। अब मास तो तुमने चेंज किया नहीं और तुम बोल रहे हो सॉलिड टाइटली पैक्ड है, तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। सबसे कम वॉल्यूम किसका होगा, सॉलिड का ही होगा। वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो समझ में आ रहा, दो पॉइंट ऊपर के दो पॉइंट समझ में, सॉलिड्स ऑफ हाई डेंसिटी। थर्ड, इन सॉलिड स्टेट द पार्टिकल्स आर नॉट एबल टू मूव रैंडमली। सॉलिड में ध्यान रखना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है, फोर्स ज्यादा है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल फोर्स क्या है, ज्यादा लगा रहा है, ज्यादा लगा रहा है, ध्यान देना। तो हर एक मॉलिक्यूल क्या होगा, फ्री नहीं होगा। हर एक मॉलिक्यूल फ्री नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, रैंडमली मूव नहीं कर सकता है। ध्यान देना, मूव तो करता है, ध्यान देना, मूव तो करेगा, सॉलिड में भी मॉलिक्यूल मूव करता है और रैंडमली मूव नहीं करेगा। कब मूव करता है ध्यान देना, मैं इसके बाद में आगे बताऊंगा थोड़ा सा। सॉलिड्स ऑफ हाई एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब फोर्स बहुत ज्यादा है, फोर्स अगर ध्यान देना ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या है, हमें किससे कन्वर्ट करना, ध्यान देना, सॉलिड से किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में। मतलब ध्यान देना, जिस टेम्परेचर पे ध्यान देना सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो सॉलिड से लिक्विड में ले जाना है, तो सॉलिड ध्यान रखा क्या, सॉलिड में टाइप फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा है, लिक्विड में क्या है, फोर्स कम है। तो हमें फोर्स ज्यादा है, वहां से क्या ले जाना, फोर्स कम की तरफ ले जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए लिखा हुआ सॉलिड्स ऑफ हाई एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। नॉर्मली ध्यान देना, हाई तो समझ में आ रहा है, हाई क्यों ज्यादा है, कि ध्यान देना, जो हमारा सॉलिड है, ये जो तुमने सॉलिड बनाया हुआ है, ध्यान देना, ये जो सॉलिड तुमने बनाया हुआ है, इसमें क्या है, ध्यान देना,
ये बहुत ज़्यादा फोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, हाई होगी। अब शार्प कहने का मतलब क्या है, थोड़ा शार्प समझना कि शार्प कहने का मतलब क्या है। जैसे मैं एक सॉलिड बना लेता हूँ, सर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, ध्यान देना इन सभी का क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। सब एक जैसे ही होते हैं, मैं कुछ बड़ा छोटा बना रहा हूँ पर उसका मतलब ये नहीं कि एक बड़ा एक छोटा, सब क्या है, एक जैसे होते हैं। ध्यान देना इधर, इसकी बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ, ध्यान देना इरेजर का मैं यूज कर ही लेता हूँ, इसकी बात करता हूँ, ये सॉरी तो इरेजर ही काम कर रहा, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। जैसे यहाँ मैं बना दिया इधर, सॉरी इरेजर क्यों काम कर रहा है, पेन क्यों काम नहीं कर रहा, तो गड़बड़ हो गया। थोड़ा सा अंदर समझाने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पर फिर कोई बात नहीं, हम लोग एक और बना लेते हैं, नया समझ लेते हैं, नया बना लेते हैं। ये ध्यान देना मैंने क्या किया, ये बना ली सॉलिड्स बना रहा हूँ, सॉलिड्स बना रहा हूँ। ध्यान देना मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये मैं एटम्स में क्या कर रहा हूँ, डिफरेंट बना रहा हूँ। डिफरेंट बनाने में दिख रहा है पर सभी एटम्स क्या सेम है। अब बोला जा रहा है कि सॉलिड्स ऑफ हाई एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट तो समझ में आ गया कि भैया फोर्स क्या है, ज़्यादा है। अगर मैं शार्प की बात करूँ तो ध्यान देना इधर, जिस एटम की बात करता हूँ, सराउंडिंग कौन है, ये है, ये है, ये है और ये है, ये सराउंडिंग। अगर मैं ध्यान देना इसकी करता हूँ, इसके भी सराउंडिंग कौन होंगे, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। मतलब ध्यान देना शार्प इसलिए है क्योंकि सराउंडिंग एटम्स क्या हो रहे हैं, चेंज नहीं हो रहा है। अगर यहाँ यहाँ पे सराउंडिंग कितने एटम है, यहाँ पे बात करूँ सराउंडिंग कितने हैं, चार है, तो यहाँ भी सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, चार ही है। सराउंडिंग एटम सेम होंगे तो फोर्स भी क्या होगा, सेम होगा। और फोर्स सेम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, शार्प होगा। समझ में आ रहा है। सॉलिड्स हैव हाई एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बेसिकली दे आर वेरी लेस कंप्रेसिबल, दे आर वेरी लेस कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल कहने का मतलब ध्यान देना ऑलरेडी क्या है, ये टाइटली पैक्ड है। ऑलरेडी क्या ध्यान देना, ये तुम्हारे टाइटली पैक्ड है। थोड़ा सा बीच में जगह है जिनको हम वॉइड बोलते हैं, पर ध्यान देना उसको हम दबा के कभी भी दबा नहीं सकते, थोड़ा सा दबा सकते हैं पर ध्यान दबाने पे कोई फर्क पड़ता नहीं। इसलिए क्या हो, दे आर वेरी लेस कंप्रेसिबल। कंप्रेस तो कर सकते हैं पर ध्यान देना दे आर वेरी लेस कंप्रेसिबल। कंप्रेस क्यों कर सकते हैं, ध्यान देना क्योंकि जो तुम बोल रहे हो यहाँ पे, मैं इसको कलर चेंज कर दूँ, ये जो है, मान लो ये जगह खाली है, ये जो जगह खाली है ध्यान देना, ये जो जगह खाली है, यहाँ भी क्या जगह खाली है, इसको वर्ड्स बोलते हैं। ये जो जगह खाली है, अगर मैं चाहूँ तो दबा के ध्यान देना और इसको क्लोज ला सकता हूँ। मैं चाहूँ इसको तो ध्यान देना इसको क्या कर सकता हूँ, सॉलिड को दबा के और क्लोज में ला सकता हूँ। कैसे ला सकता हूँ, क्योंकि ध्यान देना बीच में जगह खाली है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है, इसलिए क्या लिखा सकते हैं, इसको एग्जैक्टली तुम नहीं बोल सकते, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, पर क्या कर सकते, लेस कंप्रेसिबल। तो इसलिए लिखा गया है क्या है, दे आर वेरी लेस कंप्रेसिबल। ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, ये किसकी बात कर रहा है, दे सो स्लो डिफ्यूजन, दे स्लो डिफ्यूजन। तो मैंने यहाँ पे बताया भी था, इन सॉलिड स्टेट द पार्टिकल आर नॉट एबल टू मूव रैंडमली। ना सॉलिड स्टेट में फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, पार्टिकल इधर से उधर मूव नहीं करता है। पर ध्यान देना मूव करता है, मूव करता है तभी तो क्या बोला जा रहा है, दे सो वेरी स्लो डिफ्यूजन। स्लो डिफ्यूजन शो करते हैं, ध्यान देना इसका रीजन है कि हमने लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ा था, सॉलिड को हमने क्या किया था, सॉलिड में मिक्स किया था, तो हमने क्या बनाया था, ध्यान देना एलवाई फॉर्म किया था, एलवाई फॉर्म किया था। ध्यान देना तुम ही सोचो, एलवाई में क्या होता है, दो सॉलिड मेटल्स क्या होता है, मिक्स होते हैं, तभी तो एलवाई फॉर्म होता है। अगर ध्यान देना सॉलिड मेटल डिफ्यूज करता ही नहीं तो कभी एलवाई फॉर्म होता ही नहीं। तो समझ में आ रहा है, इनका डिफ्यूजन जो होता है क्या होता है, बहुत स्लो होता है। तो ये सब के सब हमारे क्या है, सॉलिड स्टेट के प्रॉपर्टीज है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड में था दो तरीके का सॉलिड्स होता है, एक क्रिस्टलाइन होता है और क्या होता है, एक अमॉर्फस होता है। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक अमॉर्फस सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ध्यान देना हम ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, और अमॉर्फस सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, सीडो सॉलिड या फॉल्स सॉलिड बोलते हैं। तो इसको मैं ध्यान देना चार्ट के फॉर्म में बनाया हुआ है, जिसमें तुम देख सकते हो कि इनका डिफरेंस कैसा होता है। मतलब मैं अगर बात करता हूँ शेप की, तो शेप के बारे में बताया जा रहा है कि दे हैव डेफिनेट शेप एंड रेगुलर ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ध्यान देना इनका डेफिनेट शेप होता है और रेगुलर ज्योमेट्रिकल फॉर्म होता है, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड रेगुलर ज्योमेट्रिकल फॉर्म। एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं होता है।
अब इसका रीजन ध्यान देना, आप सीखते हैं कि ये जो भी प्रॉपर्टीज है ध्यान देना, बस एक ही चीज पर डिपेंड करता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ध्यान देना, एक टर्म होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर एक टर्म होता है, और एक क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। दो टर्म है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर जो टर्म था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहने का मतलब ध्यान देना, एक ही तरीके का पैटर्न बार बार रिपीट हो और बहुत लंबा रिपीट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहने का मतलब ध्यान देना, एक तरीके का मतलब एक तरीके का ध्यान देना स्ट्रक्चर या ऑर्डर थोड़ी देर रिपीट तो हुआ, पर ध्यान देना क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मैं ध्यान देना एग्जाम्पल भी, तो जैसे मान लो इस तरीके का, इस तरीके देखो, जैसे मैं क्रिस्टल्स बना लेता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ लॉन्ग रेंज है क्या, शॉर्ट रेंज क्या है। तो ध्यान देना, मैं बात करूँ, ये एक मान लेता हूँ स्ट्रक्चर है, ये मान लो स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, तो इसने दोबारा स्क्वायर क्या किया, रिपीट किया, फिर दोबारा स्क्वायर क्या हो रहा है, रिपीट हुआ, फिर आगे भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मतलब स्क्वायर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो जैसे इधर रिपीट हो रहा है, वैसे ही क्या हो रहा है, इधर भी रिपीट हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि ध्यान देना स्क्वायर हो, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है। मतलब एक ही तरीके का बार बार ऑर्डर रिपीट होता है, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान देना, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर में ध्यान देना, सराउंडिंग एटम्स ध्यान देना फिक्स होते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। किसी को पकड़ लो, अगर तुम इसको पकड़ते हो तो चार है, इसको भी पकड़ोगे तो चार ही होगा, इसको भी पकड़ोगे तो चार ही होगा। तो सराउंडिंग एटम्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। समझ में आ रहा है, एक ही तरीके का अरेंजमेंट बार बार रिपीट करें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं। अब हम शॉर्ट रेंज समझते हैं। शॉर्ट रेंज कहने का मतलब ध्यान देना सेम, वैसे ही हम बना लेते हैं। सब सटा हुआ है, ये के अंदर अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूँ, अच्छा से स्क्वायर नहीं बना है, अलग बात है, ध्यान देना, ये स्क्वायर है, ये यहाँ भी क्या है, स्क्वायर है। मतलब ध्यान, शुरू में स्क्वायर रिपीट हुआ, पर ध्यान देना इधर स्ट्रक्चर कैसा हो गया, कुछ डिफरेंट हो गया, इधर क्या हो गया, कुछ डिफरेंट हो गया, इधर भी क्या हो चुका है, कुछ डिफरेंट हो गया, इधर क्या हो गया, डिफरेंट। मतलब ध्यान देना, एक तरीके के स्ट्रक्चर अगर बार बार रिपीट करता है, उसको हम लोग लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं। अगर ध्यान देना, एक ही स्ट्रक्चर में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मतलब यहाँ तक ये स्ट्रक्चर चला, यहाँ कोई चेंज हो गया, यहाँ डिफरेंट हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, तो इसको बोलते क्या, शॉर्ट रेंज। और इसको क्या बोलते थे ना, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना कि शेप की बात करते हैं, तो दे हैव डेफिनेट शेप एंड रेगुलर ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ऑब्वियसली बात है, शेप क्या होगा, डिफरेंट होगा। शेप डिफरेंट कहने का मतलब ध्यान देना, अगर स्क्वायर है तो सभी क्या स्क्वायर है, तो शेप क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। और एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म कैसा होगा, स्क्वायर जैसा ही होगा। तो समझ में शेप की बात करते हैं, तो दे हैव डेफिनेट शेप एंड रेगुलर ज्योमेट्रिकल फॉर्म। जबकि अमorphous सॉलिड में क्या होगा, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड रेगुलर ज्योमेट्रिकल फॉर्म। जैसे अभी हमने जो शॉर्ट रेंज बताया था, उसमें कोई शेप नहीं आता है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, दे हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। जनाब मैंने मेल्टिंग पॉइंट कैसे बताया था, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें सॉलिड से लिक्विड में ले जाना है। मतलब तुम्हें क्या करना है, ध्यान देना, टेम्परेचर देना है। तो टेम्परेचर किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियस आसपास के मॉलिक्यूल पे। तो अगर आसपास के मॉलिक्यूल ध्यान देना हर जगह सेम होगा, तो डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट में मैंने बताया था, जब लॉन्ग रेंज था, लॉन्ग रेंज में सभी का सराउंडिंग एटम्स देखा था, कितना था, चार चार थे, इसलिए क्या हुआ, दे हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है, डू नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। डू नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब शुरू का जो स्क्वायर था, उसमें तो चार चार था, पर बाद में पता चला कि सराउंडिंग एटम्स कभी दो हो गया, कभी तीन हो गया, कभी एक हो गया। तो समझ में आ रहा, सराउंडिंग एटम से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सराउंडिंग एटम चेंज होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। जहाँ पे चार होगा, ध्यान देना, जहाँ पे सराउंडिंग एटम चार होंगे, वहाँ पे टेम्परेचर तुम्हें ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब वो ज़्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा। जहाँ पे सराउंडिंग एटम्स कम होंगे, वो कम टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा। दोनों पॉइंट समझ में आ रहा, शेप और मेल्टिंग पॉइंट। उस दिन शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज ही से ही सब डिस्कस होना है। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी, दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। दे आर रिजिड, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं, रिजिड होता है। रिजिड इसलिए होगा कि धुंधा सी फिक्स था, स्क्वायर 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 आ रहा, तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं जगह तो बचा नहीं,
तो ऑब्वियस बात क्या होगा, रिजिड होगा, कंप्रेसिबल होगा। दिस मे बी कंप्रेसिबल टू एनी एप्रिसिएबल एक्सटेंट। एमॉर्फस में ध्यान देना, हम कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस क्यों कर सकते हैं कि अगर वहाँ पे जो मैंने फिगर बनाया था, अगर ध्यान हो, दो में तो कितना था, स्क्वायर बना था, बाकी तो देखो ना, बीच में एक ऊपर निकल गया, एक बीच में निकल गया, एक नीचे निकल गया, मतलब वहाँ पे जगह क्या है, बहुत खाली है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, उसको आराम से कंप्रेस कर सकते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी समझ में आ रहा है। फोर्थ है कटिंग विद अ शार्प एज टूल। कटिंग विद अ शार्प एज टूल कहने का मतलब ध्यान देना, जब इसको कट करेंगे तो ध्यान देना, अगर शार्प एज टूल से कट करेंगे तो सेव कैसे होगा, तो लिखा हुआ है दे गिव क्लीन क्लीवेज दैट इज दे ब्रेक इनटू टू पीसेस विद प्लेन। दे गिव इरेगुलर क्लीवेज दैट इज दे ब्रेक इनटू टू पीसेस विद रेगुलर सरफेस। इसको समझने के लिए ध्यान देना, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्लीन क्लीवेज मिलेगा, मतलब रेगुलर सरफेस मिलेगा। अब देखो ना तुम, ये है, ये है, ये है, हम लोग स्क्वायर फिर से बना लेते हैं, ये ऐसे। अगर मैं ध्यान देना, चलो एक और बना लेते हैं, ऐसे ही बना लो, ये है। अगर मैं ध्यान देना इसको कट करूंगा, ऐसे यहाँ कट करूंगा, तो कट करूंगा तो ध्यान देना एक सरफेस ऐसे मिलेगा और एक सरफेस क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा। क्योंकि ध्यान देना यहाँ भी आधा आधा कट हुआ, यहाँ भी क्या हो रहा है, आधा आधा कट हुआ, और यहाँ भी क्या हो गया, आधा आधा कट हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ऐसा नहीं कि ज़्यादा कट हो रहा है, कहीं कम कट हो रहा है। तो इधर भी जो सरफेस मिलेगा वो कैसा होगा, प्लेन मिलेगा। इधर भी जो सरफेस मिलेगा वो कैसा होगा, प्लेन होगा। सी में अगर मैं इरेगुलर सरफेस की बात करता हूँ, इरेगुलर सरफेस की बात करता हूँ, यहाँ पे दो कर दो, यहाँ पे उड़ा दो, फिर कर दो, ऐसे है। अब मैं ध्यान देना यहाँ से कर करता हूँ, तो है क्या, जब मैं कट करूंगा तो बीच वाला ऐसा कुछ नहीं है, ये इस तरीके का आ जाएगा, ये इस तरीके का है। क्योंकि ध्यान देना यहाँ पे क्या है, कहीं बीच में एटम है, इस वाले पार्ट में, मैं इस वाले पार्ट की बात करूँ, कहीं बीच में एटम है, कहीं नहीं है। इस वाले पार्ट में भी क्या है, बीच में कहीं एटम है, कहीं नहीं है। तो समझ में आ रहा है। अगर हम लोग ध्यान देना क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे, तो वहाँ पे क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। मतलब ध्यान देना, तुम कट करोगे तो हर जगह क्या है, एटम सेम ही आएंगे, सराउंडिंग एटम सेम ही आएंगे। तो वहाँ सरफेस क्या होगा, ध्यान देना तुम्हें प्लेन मिलेगा। जबकि शॉर्ट रेंज ऑर्डर में ध्यान देना कहीं एटम है, कहीं नहीं एटम है। तो ध्यान देना एटम है तो कट होकर प्लेन मिलेगा, पर कहीं एटम नहीं होगा तो वहाँ पे क्या मिलेगा, खाली मिलेगा। मतलब सरफेस क्या मिलेगा, ध्यान देना कुछ इस तरीके का इरेगुलर सरफेस मिलेगा। तो समझ में आ रहा है ये पॉइंट। कटिंग विद सरफेस टूल में क्या लिखा हुआ है, दे गिव क्लीन क्लीवेज दैट इज they break into two pieces with plane. They give irregular cleavage, that is they break into two pieces with irregular surface. हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन में देखना, फ्यूजन होता ही क्या है, सॉलिड से लिक्विड में। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्लाइम में सराउंडिंग एटम सेम से, तो हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट होगा, उसमें क्या इनडेफिनिट होगा। लिखा हुआ है दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान देना, ये सब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6, आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी। अब आइसोट्रॉपी एनाइसोट्रॉपी कहने का मतलब ध्यान देना, अगर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी, ध्यान देना, अगर किसी भी डायरेक्शन में जाओ, अगर वो सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपी। अगर डिफरेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपी। तो समझ में आइसोट्रॉपी क्या है। अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी एक्स डायरेक्शन में जाता हूँ, वाई डायरेक्शन में जाता हूँ, जेड डायरेक्शन में जाता हूँ, किसी भी डायरेक्शन में जाता हूँ, अगर मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी जानने में ध्यान देना हर तरफ सेम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको आइसोट्रॉपिक इन नेचर बोलेंगे। अगर डिफरेंट है तो क्या बोलेंगे, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। इसको समझाने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ NaCl का। मतलब इसको समझाने के लिए मैंने क्या लिया, NaCl लिया। तो NaCl में Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो एक एटम है, ध्यान रखना, पहले तो क्रिस्टल बना लेने दो ढंग से, तभी इसको समझ में आएगा कि तुम्हें मैं कहना क्या चाहता हूँ। कैसे चेक करेंगे, पेंसिल मेरा ध्यान देना आने वाला है, 10 दिनों में पेंसिल मेरा आ जाएगा। पेंसिल आ जाएगा तो ध्यान देना ड्राइंग करना थोड़ा सा पहले से आसान हो जाएगा। तो अब हम लोग NaCl में ध्यान, ये मेरा क्या है, प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ध्यान देना ये क्या प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ध्यान देना इधर माइनस होगा। प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा। ध्यान देना Na प्लस होगा तो Cl माइनस होगा, Na प्लस होगा तो Cl माइनस। अब इधर बात करते हैं। अब मैं दूसरे चीज से मूव करता हूँ, मान लो कौन ले लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। तो है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो सही है। यहाँ पे ध्यान देना नेगेटिव होगा, ध्यान रखें।
तो समझ में आ रहा है, पहले मुझे नेगेटिव मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, फिर नेगेटिव मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब इधर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब एक्स डायरेक्शन में गया तो नेगेटिव पॉजिटिव मिल रहा है, वाई डायरेक्शन में भी क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव है। अगर मान लो मैं इधर मूव करता हूँ तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, जब इधर मूव कर, ध्यान देना, तो मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, तो इधर जब मूव करेंगे तो हमें ध्यान देना क्या मिलना स्टार्ट होगा, नेगेटिव ही नेगेटिव मिलना होगा स्टार्ट होगा। इधर जब मूव करेंगे, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं था, ध्यान देना, इसलिए क्या है, अगर तुम एग्जैक्ट बनाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं मिलेगा, केवल नेगेटिव नेगेटिव ही मिलेगा, केवल नेगेटिव नेगेटिव ही मिलेगा। मतलब इधर फिजिकल प्रॉपर्टी अगर एक्स है तो इधर भी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, एक्स ही होगा। और जब इधर मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, वाई हो जाएगा, क्योंकि इधर अरेंजमेंट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। समझ में आ रहा है, अगर NaCl स्ट्रक्चर लेंगे तो एक्स में जाते हैं, तो अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो एक्स फिजिकल प्रॉपर्टी, इसमें जाएंगे तो भी क्या होगा, एक्स ही मिला, क्योंकि ना नेगेटिव पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, क्योंकि वहां पे क्या था, स्ट्रक्चर ही सेम था, ये अरेंजमेंट ही सेम था। इधर गया तो अरेंजमेंट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब हमारा किसी भी डायरेक्शन में जाने पे ध्यान देना, हर डायरेक्शन में जाने के बाद क्या है, हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है तो ये क्या होगा, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होगा, ये क्या होगा, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होगा। तो अब हम बात करते हैं कि आइसोट्रॉपिक और अनआइसोट्रॉपिक में क्या लिखा है, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, और दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, और दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो समझ में आ रहा है, जो भी हमारा जो होता है, हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो क्या होता है, ध्यान देना, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, जबकि हमारा जो अमॉर्फस सॉलिड होता है, ध्यान देना, उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, ये बस ध्यान रखना वो क्या होगा, आइसोट्रॉपिक इन नेचर, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी के आने का मतलब ध्यान देना, तुम्हारा डेंसिटी हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, थर्मल एक्सपेंशन हो गया, ये सब के सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं फिजिकल स्टेट की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, और एमॉर्फस सॉलिड को क्या बोलते हैं, सीडो सॉलिड्स और सुपर कोल्ड लिक्विड। एग्जाम्पल पे ध्यान रखना, क्वार्ट्ज और डायमंड हमारा क्या है, ध्यान देना, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, रबर और प्लास्टिक हमारा क्या, ध्यान देना, एमॉर्फस सॉलिड है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना बस यही, 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इनके एग्जाम्पल। अगर मैं जेई मेंस की बात करूँ या ध्यान देना मेडिकल की बात करूँ, ये 3 मेन तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंपल पूछ सकता है, क्वार्ट्ज और डायमंड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड है, रबर या प्लास्टिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है या अमॉर्फस सॉलिड है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर कौन होता है, फिजिकल स्टेट में सिंपल पूछ सकता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोलते हैं या फॉल्स सॉलिड बोलते हैं। तो ये तुम्हारे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये समझ में आ रहा है, तो ये तो तुम्हारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड। अब बात करते हैं कूलिंग कर्व ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। फर्स्ट है कूलिंग कर्व ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। अगर अमॉर्फस सॉलिड को ध्यान देना कूल करेंगे तो ये टेम्परेचर है और ये टाइम है, तो सिंपल क्या, वो धीरे धीरे कूल होता जाएगा, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होता है, मतलब ध्यान देना, परफेक्ट सॉलिड नहीं बनता है, परफेक्ट सॉलिड इनफैक्ट ध्यान देना, जो रबर है वो परफेक्ट सॉलिड नहीं बनता है। जबकि वही बात करते हैं, ध्यान देना, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का कूलिंग कर्व होगा तो क्या होगा, ध्यान देना, लिक्विड से जब सॉलिड में जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे क्या होगा, परफेक्ट सॉलिड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे मैंने बताया भी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये क्या, ये डी पॉइंट है। तो ए बी जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड को, बी सी जो है लिक्विड प्लस सॉलिड को, सी डी जो है सॉलिड को। तो ये जो कर्व है, ध्यान देना, केवल सॉलिड जो है वो कैसे, टेम्परेचर कम हो रहा है तो कैसे कर्व है, तो अब इस बार सॉलिड जब तक रहेगा तब तक ये ऐसे ही रहने वाला है, ये कर्व है। जबकि है क्या, जब क्रिस्टलाइन की बात कर रहे हो तो क्रिस्टलाइन में क्या होता है, लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है, ध्यान देना, सॉलिड में। मतलब मैं बात करूँ कि जब ए से हम चल रहे हैं बी तक, तो ध्यान देना बी तक तो लिक्विड है, अब बी पॉइंट पे क्या होता है ना, पहला लिक्विड किसमें कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। और इस पूरे पे ध्यान देना कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब तक सी तक पहुंच नहीं जाता, जब तक सी तक पहुंचेगा लास्ट लिक्विड ड्रॉप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा, पहले लिक्विड क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा, फिर टेम्परेचर के साथ ध्यान देना, उस टाइम के साथ टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट होगा। तो ये दो कूलिंग कर्व है, अमॉर्फस सॉलिड का और क्रिस्टलाइन सॉलिड का। अमॉर्फस सॉलिड में ध्यान देना सिंपल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, वहां पे ध्यान देना सॉलिडिफिकेशन नहीं होता है, या एग्जैक्ट सॉलिडिफिकेशन नहीं होता है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा, एग्जैक्ट सॉलिडिफिकेशन होगा, मतलब किसी पॉइंट पे लिक्विड है, ध्यान देना धीरे धीरे टेम्परेचर कम करोगे तो अब इस बात है, लिक्विड लाइन किसी पॉइंट पे किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, सॉलिड पे, जो कि हमारा कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट पे हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, सी पॉइंट में क्या हो, कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना उस पूरे लाइन पे कौन सा स्टेट रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लिक्विड प्लस सॉलिड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये हो जाएगा।
अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड अकॉर्डिंग टू अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ऑफ 4 टाइप। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करें तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में सभी के सभी अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात कर चुके हैं, तो बस हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। अकॉर्डिंग टू अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट किसकी बात कर रहा है? आयनिक क्रिस्टल की बात कर रहा है। तो आयनिक क्रिस्टल्स ऑब्वियस सी बात है, आयंस के बीच में जो फोर्स होगा जिनके कारण क्रिस्टल फॉर्म होगा उनको हम क्या बोलते हैं? आयनिक क्रिस्टल्स। जैसे अभी जो NaCl बनाया था और कुछ नहीं था, क्या था? आयनिक क्रिस्टल्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करते हैं तो किसके किसके बीच में होता है? आयन आयन के बीच में होता है। कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ध्यान, प्रॉपर्टीज क्या होता है? ब्रिटल होता है। हार्ड जो समझ, ब्रिटल के बारे में बात करते हैं, इसकी बाद में बात करते हैं। ब्रिटल होता क्या है? हार्ड होता है। ऑब्वियसली बात है, फोर्स ज्यादा होगा तो हार्ड होगा, फोर्स ज्यादा होगा तो हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होगा, ये भी है। इंसुलेटर इन सॉलिड, जब सॉलिड होता है ध्यान देना, फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली बात आयंस फ्री नहीं होते। आयंस फ्री नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात क्या होगा? इंसुलेटर इन सॉलिड्स होगा। बट कंडक्टर इन फ्यूज स्टेट एंड एक्वस स्टेट, ध्यान देना, जितने भी आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं सॉलिड स्टेट में तो इंसुलेटर होते हैं, पर ध्यान देना जैसी एक्वस स्टेट या मोल्टन स्टेट होता है या फ्यूज स्टेट होता है उसमें क्या होता है? ध्यान देना, ये कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड की, आयनिक क्रिस्टल की बात करते हैं। सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये भी ध्यान रखना। ये सब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में देखे हुए। आयनिक कंपाउंड से कौन सा फोर्स होता है? अब आयन है तो ऑब्वियस पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा? डिजोल्व हो जाएगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होगा। लिखा हुआ है सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट है, इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। एग्जांपल की बात करते हैं तो NaCl KCl प्लस MgCl। NaCl KCl और MgCl2 आयनिक क्रिस्टल्स का क्या होता है? ध्यान देना, ये एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं ब्रिटल कैसे होता है। ब्रिटल मतलब ध्यान देना, टूट जाना। ब्रिटल मतलब छोटे छोटे पार्ट में क्या होता है? टूट जाना है। अब छोटे छोटे पार्ट में टूटने क्या मतलब? ध्यान देना, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि आयनिक जो NaCl जो है ब्रिटल नेचर कैसे शो करता है। तो तुम्हें पूरा पहले बनाना पड़ेगा। क्रिस्टल्स पहले ध्यान देना, तुम एग्जैक्ट बना लेना घर पे। इनफैक्ट जैसे मान लो ये मैं कर देता हूँ, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है, माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये 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 प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो ये हमारा ध्यान NaCl क्रिस्टल है। वैसे वैसे मैंने 3 ही लेयर बनाया है, वैसे बहुत सारा लेयर होता है। अब ब्रिटल की बात करना मतलब क्या? ब्रिटल कहने का मतलब है कि अगर तुमने किसी चीज से मारा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो मैंने मारा, तो मान लो मैंने किससे मारा? इस पे मारा। फिर मारा, ध्यान देना, तो मान लेते हैं कि मैंने जो मारा, सॉरी, ये जो मारा तो ऊपर वाले पे नहीं लगा, पर किस पे लगा? ध्यान देना, सेकंड लेयर में लगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऊपर वाले पे नहीं लगा, ध्यान देना किस पे लगा? ध्यान देना सेकंड लेयर पे लगा है। क्या हो जाता है एक बार, सेकंड लेयर पे लगा है। तो सेकंड लेयर पे लगेगा तो ऑब्वियस बात सेकंड लेयर क्या होगा? थोड़ा सा धस जाएगा। थोड़ा सा धस जाएगा तो होगा क्या? सिस्टम कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि ये जो है पूरा हट गया है यार। ये जो है, इसकी बात करते हैं, ये उठ के यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइन ऐसा हो जाएगा, सब अलग अलग हो जाता है। ये हो गया। इधर होगा क्या? यहाँ पे एक तुम्हारा हो जाएगा। क्या कर रहे थे? इरेजर ध्यान देना यूज करने नहीं आ रहा है, इसीलिए गड़बड़ हो जा रहा है। ये हो गया। ये एटम उठ के कहाँ पे आ गया? ध्यान देना, यहाँ पे ये एटम उठ के आ गया। अब ये एटम यहाँ पे उठ के आ गया, ध्यान देना, तो अब क्या होगा? ये जो है, अब ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव उठ के यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव था, तो ये नेगेटिव कहाँ उठ के आ जाएगा? नेगेटिव यहाँ हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। अब हुआ क्या? ध्यान देना, पहले हर जगह पे अट्रैक्शन फोर्स हो रहा था, अब क्या होगा? यहाँ पे देखना, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? रिपल्सन। यहाँ भी कौन सा फोर्स लग रहा है? रिपल्सन। यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है? रिपल्सन। यहाँ भी क्या लग रहा है? फोर्स रिपल्सन। यहाँ भी रिपल्सन फोर्स लग रहा है, यहाँ भी क्या लग रहा है? रिपल्सन फोर्स लग रहा है। कहने का मतलब है कि
सिंपल है कि जब हम लोगों ने नॉर्मल क्रिस्टल बनाया था तो हर जगह पॉजिटिव के अगल बगल क्या था, नेगेटिव, तो वहां पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था। और जैसे तुमने हथौड़े से मारा तो एक लेयर क्या हो गया, अंदर चला गया। जैसे एक लेयर अंदर गया मतलब नेगेटिव के आसपास कौन आ गया, नेगेटिव आ गया। पॉजिटिव के आसपास कौन आ गया, पॉजिटिव आ गया। मतलब हर जगह क्या लग रहा है, पहले अट्रैक्शन की जगह हर जगह क्या लगना स्टार्ट हो गया, रिपल्सन लगना स्टार्ट हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, रिपल्सन लगेगा तो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान देना, ब्रिटल नेचर बोलते हैं। मेरा डायग्राम ध्यान देना, अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि मेरे पास अच्छा पेंसिल नहीं है। 10 दिनों में अच्छा पेंसिल आ जाएगा तो डायग्राम भी अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसको हम लोग आयनिक क्रिस्टल्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, ध्यान रखना, तुमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा ही था। एक तो लंदन फोर्स होता है, एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर फोर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट है पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल में 2 तरीके का फोर्स होता है, या तो डाइपोल डाइपोल, नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे HCl H2 HN3। HCl में तो कौन सा फोर्स है, डाइपोल डाइपोल है। जबकि H2 और NH3 में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा फोर्स काम कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड काम कर रहा है। सेकंड ध्यान देना, नॉन पोलर सॉलिड में कौन सा फोर्स करता है, डिस्पर्सन फोर्स, जैसे H2Cl2 Br2 I2CH4। सब में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, सब का सब मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाएंगे। कौन सा फोर्स काम कर रहा है, डिस्पर्सन फोर्स। थर्ड है तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और एग्जाम्पल में तुम क्या लिख सकते हो, ध्यान देना, वाटर, अमोनिया, HF। तो समझ में आ रहा है, ये सब हमारे क्या मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में है। लेकिन मैं उतना डिटेल में नहीं गया क्योंकि ऑलरेडी इन सभी चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, केमिकल बॉन्डिंग। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सॉफ्ट होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और इंसुलेटर होता है। तो सॉफ्ट होने का मेन रीजन है, वहाँ ध्यान रखना, आयनिक क्रिस्टल हार्ड था पर ये सॉफ्ट है। आयनिक क्रिस्टल में आयन का फोर्स था इसलिए हार्ड था। यहाँ पे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में क्या होगा, फोर्स मॉलिक्यूल के बीच में है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। और इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगी, लो होगा और इंसुलेटर होगा। कोवेलेंट सॉलिड की बात करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो क्या होगा, हार्ड होगा, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। कोवेलेंट सॉलिड में क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल इनका ध्यान रखना, कार्बन डायमंड होता है, इसको क्वार्ट्ज बोलते हैं SiO2। और इसको सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं, कार्बोरेंडम। तीनों एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये सब के सब कोवेलेंट कंपाउंड्स है। तुम्हारे दिमाग में जाएगा कि सर कोवेलेंट कंपाउंड्स है, कोवेलेंट सॉलिड्स में तो ऑब्वियस सी बात है जो स्ट्रेंथ है कम होना चाहिए। पर जानना, जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो हम एक्सेप्शन वाले की बात करते हैं। जैसे कार्बन डायमंड है, कार्बन डायमंड में नो डाउट कोवेलेंट बॉन्ड है, पर कोवेलेंट बॉन्ड इतने ज़्यादा हैं कि हमारा डायमंड क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है। तो सिलिका, सिलिकॉन कार्बाइड है। इनफैक्ट जान देना, तीनों स्ट्रक्चर के, इन तीनों के स्ट्रक्चर के बारे में हमें आगे डिटेल में पढ़ना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेटालिक सॉलिड। तो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो क्या होगा, वेरिएबल हार्डनेस एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड कंडक्टिविटी। से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली मेटालिक बॉन्डिंग है। मेटालिक बॉन्डिंग में हमने देखा था स्ट्रेंथ है। जैसे ग्रुप S1 में स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है, S2 में स्ट्रेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो स्ट्रेंथ चेंज होगा मेटालिक बॉन्डिंग है तो ऑब्वियस सी बात है वेरिएबल हार्डनेस होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। वेरिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, सोडियम है, जिंक है, कॉपर है, आयरन है। तो ये सब है, ध्यान देना। तो ये तुम्हारे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स हैं। अब थोड़ा सा जनरल टर्म्स पढ़ते हैं, जनरल टर्म्स रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। कुछ टर्म्स हैं, ध्यान देना, जिनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पूछा जाता है स्पेस लैटिस क्या है। स्पेस लैटिस कहने का मतलब, ध्यान देना, तुम पॉइंट्स को 3 डायमेंशन में अरेंज कर दो। पॉइंट है ना, पॉइंट जो ऐसे बिंदी, ये पॉइंट है, क्या करो, 3 डायमेंशन में अरेंज कर दो, उसी को क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस। तो क्या हुआ, रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज नोन एज स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस समझ में आ रहा है, रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज नोन एज क्या होगा, स्पेस लैटिस। जैसे मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है। ध्यान देना, जो भी एक सिंगल पॉइंट है उसको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। जो भी एक सिंगल पॉइंट है, ध्यान देना, उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। लिखा हुआ है each point of a space lattice is known as lattice point. Each lattice point should have same environment in the entire lattice. तो ध्यान रखना, समझ में आ रहा है। स्पेस लैटिस क्या है, अगर तुम्हारे पास पॉइंट है, उस पॉइंट को ध्यान देना, थ्री डी में क्या करो, अरेंज कर दो। अरेंज करने के बाद जो आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस बोलते हैं। लैटिस पॉइंट क्या होता है, हर एक पॉइंट स्पेस लैटिस का हम लोग क्या बोलते हैं, उसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं। लैटिस पॉइंट की खासियत है, each lattice point of point should have same environment in the entire lattice। तो जनरल इसकी environment की बात करते हैं।
तो ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, 4 है। अगर सेम में ध्यान देना इसकी इन्वायरमेंट की बात करूंगा तो इसका भी ध्यान देना कौन है, 1 2 3 4। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो स्पेस लैटिस और लैटिस पॉइंट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस ध्यान देना, क्रिस्टल लैटिस है क्या, क्रिस्टल लैटिस ध्यान देना और कुछ नहीं, जो तुमने ड्रॉ किया है, स्पेस लैटिस ड्रॉ किया, पॉइंट लैटिस पॉइंट ड्रॉ किया, अगर लैटिस पॉइंट को ध्यान देना किसी आयन एटम और मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। लिखा हुआ है व्हेन ऑल द पॉइंट्स ऑफ स्पेस लैटिस आर रिप्लेस्ड बाय एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल देन क्रिस्टल लैटिस इज ऑब्टेन्ड। तो ये समझ में आ रहा है। अगर यही जो लैटिस पॉइंट है, इसी लैटिस पॉइंट को ध्यान रखा किसी हम लोग आयन से रिप्लेस कर दे या एटम से रिप्लेस कर दे या मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर दे, तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे NaCl का क्रिस्टल, NaCl का मैंने क्या दिया ध्यान देना, एक लैटिस पॉइंट पे मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे Na+ बना दिया। तो अगल बगल क्या होगा, Cl-, मतलब ध्यान देना एक Cl- यहाँ बना है, एक Cl- यहाँ बना है, एक Cl- यहाँ बना है और एक Cl- यहाँ बना है। तो चारों सराउंडिंग एटम सेम है। अब ध्यान देना जो NaCl का स्ट्रक्चर होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक पीछे होगा और एक क्या होगा, एक पीछे होगा एक क्या होगा, आगे होगा। तो Na+ का ध्यान रहा सराउंडिंग कितने हैं, 6 Cl- सराउंडेड है, और सराउंडिंग एटम्स हर क्या है Cl-, वैसे क्या होगा Cl- किससे सराउंडेड होगा, Na+ से 6 Na+ से सराउंडेड होगा। समझ में आ रहा है। जो भी लैटिस पॉइंट है उनका इन्वायरमेंट क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो क्रिस्टल लैटिस समझ में आ रहा है सभी को। अब थर्ड बात करते हैं हम लोग यूनिट सेल, जो कि हमें आगे इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब यूनिट सेल की बात करें तो यूनिट सेल को समझने के लिए तुम सोच सकते हो जो तुम्हारा घर है, ध्यान देना, तो जिस घर में रह रहे हो वो एक क्रिस्टल है, ध्यान देना वो एक क्या है, क्रिस्टल है। तुम समझो जो घर है या जिस रूम में तुम रह रहे हो क्या एक क्रिस्टल है। तो घर तुम सोचो किससे बना होगा, तो घर किससे बना, ध्यान देना ब्रिक्स से बना हुआ। ब्रिक्स मतलब ईंट से बना हुआ। तो जो ईंट है वही तुम्हारा क्या है, उसका यूनिट सेल है। मतलब ध्यान देना जो यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज होती है वही हमारे क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज होगी। मतलब जितना मजबूत तुम्हारा ईंट होगा उतना ही मजबूत क्या होगा, तुम्हारा घर होगा। समझ में आ रहा है। यूनिट सेल के बार बार रिपीट करने से हमें क्या मिलता है, हमें ध्यान देना क्रिस्टल्स मिलते हैं। तो वही लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन एनी क्रिस्टल which on repetition again and again generates the whole lattice is known as unit cell। समझ में, यूनिट सेल समझ में आ रहा है। अगर ईंट मेरा अगर मेरा घर, तुम्हारा क्या घर में था, बहुत लोग बोले सीमेंट भी यूज करते हैं, गिट्टी भी यूज करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ईंट की बात कर रहा हूँ। वो घर, घर मेरा क्रिस्टल है, ध्यान देना। तो ऑब्वियस सी बात है ईंट क्या है, मेरा यूनिट सेल है। ध्यान देना अगर मेरा बॉडी है, अगर मेरा बॉडी क्रिस्टल है तो मेरे यूनिट सेल क्या होगा, ध्यान देना जो सेल है वो मेरे क्या है, यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल समझ में आ रहा है। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन एनी क्रिस्टल विच ऑन रिपीटेशन अगेन एंड अगेन it generates the whole lattice is known as unit cell। Unit cell has same property as entire crystals and there are infinite unit cell in a crystal। समझ में, यूनिट सेल की जो प्रॉपर्टी होती है वही इंटायर क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज होती है, और एक क्रिस्टल्स में इनफाइनाइट यूनिट सेल हो सकते हैं। यूनिट सेल सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग आते हैं, देर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल की बात करते हैं तो 2 तरीके के यूनिट सेल होता है, एक तो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है और एक क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है मतलब जिसको हम लोग सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं, और दूसरा क्या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है जिसको हम लोग सेंटर यूनिट सेल बोलते हैं। तो समझ में आ रहा है। 2 तरीके के यूनिट सेल है, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है, एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम लोग सिंपल बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल, और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। सिंपल कहने का मतलब ध्यान देना, अगर मेरा केवल लैटिस पॉइंट कॉर्नर है तो उसको मैं सिंपल यूनिट सेल बोलूंगा। अगर कॉर्नर प्लस ध्यान देना सेंटर्ड है तो उसको मैं क्या बोलते हैं, ध्यान देना नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड। तो लिखा यूनिट सेल इन विच लैटिस पॉइंट इज ओनली एट कॉर्नर। यूनिट सेल इन विच लैटिस पॉइंट इज ओनली एट कॉर्नर इज नोन एज क्या होगा, ध्यान देना प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। ध्यान देना नॉन प्रिमिटिव की बात करें, यूनिट सेल इन विच लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर। ध्यान देना कॉर्नर पे तो हुई एज वेल एज सेंटर पे भी हो। तो अब मैंने बोला था कि क्यूब तुम्हारा काम आएगा। तो क्यूब आता है, ध्यान देना जब तुम्हारे दिमाग में क्यूब आता है तो तुम अपने घर को इमेजिन करो, घर पे इमेजिन कर लिया तो ध्यान देना क्यूब में है क्या, कॉर्नर है, कॉर्नर सभी को दिख रहा है। कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं, 4 ऊपर कॉर्नर है, 4 नीचे कॉर्नर है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है कॉर्नर कितने होंगे, 8 होंगे। कॉर्नर तो है तो समझ में आ रहा है, जब केवल कॉर्नर पे एटम्स होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल यूनिट सेल बोलेंगे।
या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे अगर ध्यान देना कॉर्नर प्लस किसी ध्यान देना सेंटर्ड पे हो, कॉर्नर प्लस ध्यान देना किसी सेंटर्ड पे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, मतलब सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। अब सेंटर कहाँ कहाँ हो सकता है, तो तुम सोचो कॉर्नर के अलावा क्या होता है, फेस भी होता है, मतलब जिस रूम में तुम बैठे हो तुम्हारे सामने एक फेस है तो एक पीछे है, एक ऊपर है तो एक नीचे है, एक लेफ्ट है तो क्या एक राइट है। तो तुम ध्यान से अपने जिस रूम में बैठे हो उसको देखोगे तो कितने फेस है, 6 फेस है, मतलब 6 फेस है, तो ऑब्वियस सी बात है इनका सेंटर भी होगा, हर फेस का क्या होगा सेंटर होगा। तो ध्यान देना 6 फेस है तो सेंटर भी कितना होगा, 6 होगा। मतलब तुम्हें क्या बोलोगे कि धरना फेस सेंटर भी एक सेंटर है, तो फेस सेंटर समझ में आ रहा। तो फेसेस कितने होंगे, 6 होंगे, तो फेस सेंटर भी कितने होंगे, 6 होंगे। अब इसके अलावा तुम्हें क्या दिख रहा होगा, एजेस दिख रहा होगा, ध्यान कॉर्नर कॉर्नर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, 8 कॉर्नर है तो एक दूसरे को टच करते हैं तो एजेस से टच कर रहे होंगे। ध्यान देना 4 ऊपर कॉर्नर की बात करते हो तो 4 ऊपर एजेस होंगे, एक लेफ्ट में होगा, एक राइट में होगा, एक सामने होगा, एक पीछे होगा। तो एजेस दिखा 4 ऊपर, फिर 4 एजेस नीचे भी होंगे, एक सामने होगा, एक पीछे होगा जहाँ बैठे हो, एक लेफ्ट में होगा, एक राइट में होगा। तो 4 कितना हो गया 8। और एक 4 पिलर भी तो है, पिलर भी क्या है एक एज है, तो कितने हो जाएंगे 12 एजेस होंगे। ये समझ में आ रहा है कि एजेस कितने हैं, 12 है। ये समझ में आ रहा है ना, कॉर्नर समझ में आ गया, फेस एंड फेस, फेस आ गया समझ में, फेस सेंटर आ गया। अब एज है, एज है तो इनका सेंटर भी तो होगा, तो क्या बोलेंगे उसको एज सेंटर। बीच में ध्यान देना एक बॉडी होता है जिसमें जहां तुम बैठे हो पूरे बीच में अगर बैठे हो तो बॉडी है, तो क्या बॉडी सेंटर। तो लिखा हुआ है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल आर ऑफ 3 टाइप्स, फर्स्ट बॉडी सेंटर, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर पे हो, फेस सेंटर कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे हो, थर्ड एंड सेंटर कहने का मतलब क्या हो, कॉर्नर प्लस एनी टू ऑपोजिट फेस सेंटर, कॉर्नर प्लस एनी टू ऑपोजिट फेस सेंटर। एक एस सेंटर की बात करते हैं, ध्यान देना वो आगे बात करेंगे जहां पे क्या होगा, एस सेंटर कहने का मतलब क्या, कॉर्नर प्लस एस सेंटर। तो नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव यूनिट सेल सभी को समझ में आ रहा है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस की बात करते हैं कि लैटिस फॉर्म कैसे होता है। ध्यान देना लैटिस 3 तरीके से फॉर्म हो सकता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो ये जो लैटिस फॉर्म होता है, ध्यान देना डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस की बात करते हैं। तो ये लैटिस जस्ट एग्जैक्टली ध्यान देना आजकल संतरे का अगर मौसम होगा, ध्यान देना तुम देखते हो कि ठेला जो है, ठेला पे जो क्या करता है, जो संतरा सजाया होता है वो पहले 1 डायमेंशनल में अरेंज करता है, फिर उसको पूरा 2 डायमेंशनल में अरेंज करता है, फिर उसमें पिरामिड बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ध्यान देना और किसी एक लाइन में अरेंज कर रहा है, चाहे एक्स में हो चाहे वाई में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ध्यान देना अगर एक्स में भी अरेंज कर रहा है और वाई में भी अरेंज कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक प्लेन में अरेंज कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं 2 डायमेंशनल। अगर मतलब उसने एक लेयर बिछा दिया, उसके ऊपर बिछाना स्टार्ट कर दिया, मतलब पिरामिड बनाना स्टार्ट कर दिया, कुछ इस तरीके के पिरामिड बनाना स्टार्ट कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है उसको हम क्या बोलते हैं 3 डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल लैटिस क्या है, अलोंग 1 लाइन, जैसे मैंने ध्यान देना वही लिया हुआ है, और उन्होंने क्या किया जस्ट इधर अरेंज कर दिया संतरे को। तो 1 डायमेंशनल इसमें क्या लिखा हुआ, only one parameter is required, that is distance between two difference, only one parameter is required, that is distance between two lattice point। मतलब ध्यान देना एक लैटिस पॉइंट यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पे ऐसे, इनके बीच में केवल डिस्टेंस डिफाइंड होगा, मतलब एक ही पैरामीटर रिक्वायर्ड होगा इनको डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ध्यान देना 2D लैटिस अलोंग। तो अभी से बात थे, अब मैं इस पे आ जाता हूँ 2D। अब क्या मैं इधर भी करना स्टार्ट कर दिया, इधर भी मैंने क्या किया लगाना स्टार्ट कर दिया, यहाँ 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 ऐसे भी, मतलब मेरे पास जगह नहीं है, तो ऑब्वियस मैं क्या करूँ, है क्या एक ऐसे है, ये ध्यान देना ये 1 डायमेंशनल है। तो अगर मैं इधर ऐसा भी करना स्टार्ट कर दिया तो इसको मैं क्या बोलते थे, 2 डायमेंशनल बोल देंगे। तो 2D लैटिस में क्या होगा, 2D लैटिस क्या होगा, ध्यान देना अलॉन्ग प्लेन होगा। तो 3 पैरामीटर, 2 डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड एंगल बिटवीन देम इज रिक्वायर्ड। मतलब लैटिस पॉइंट इधर है, इधर हमें पैरामीटर ए रिक्वायर्ड है, इधर बात करूँ इधर पैरामीटर ए रिक्वायर्ड है, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा बी रिक्वायर्ड होगा, और इनके बीच में अल्फा। समझ में आ रहा है, 2D लैटिस होगा तो ऑब्वियस से बात है एक प्लेन बन गया, इधर है ना, एक ये डायरेक्शन हो गया, एक ये डायरेक्शन हो गया, तुमने प्लेन तो बना ही दिया, प्लेन बन गया तो वहां पे क्या होगा 2 पैरामीटर से 3 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हो गए, 2 तो डिस्टेंस पैरामीटर रिक्वायर्ड हो गए और एक एंगल पैरामीटर रिक्वायर्ड होगा। तो लिखा 3 पैरामीटर, 2 डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड एंगल बिटवीन देम इज रिक्वायर्ड। तो A, B and alpha. On the basis of relation between A, B and value of alpha, 5 different types of unit cells are possible in 2D। ध्यान देना 2D में अब क्या है कि A, B और अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उनके बीच के रिलेशन के बीच में ध्यान देना ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन A, B एंड अल्फा,
5 तरीके का डिफरेंट टाइप्स ऑफ 2D पॉसिबल हो सकता है। तो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर पॉसिबल इन 2D। तो यहाँ पे ध्यान रखना मैंने ऑलरेडी बना दिया है, पर बोर्ड में प्रॉपर बना के दिखाता हूँ। तो ध्यान रखना, एक तो लैटिस कैसा हो जाएगा, स्क्वायर, जहाँ पे ए इक्वल टू बी होगा, अल्फा इक्वल टू क्या 190 डिग्री। दूसरा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी, अल्फा इक्वल टू क्या 190 डिग्री। थर्ड क्या बना सकते हैं, पैरेललोग्राम, ए नॉट इक्वल टू बी, अल्फा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। चौथा क्या बना सकते हैं, रोहम्बस, ए इज इक्वल टू बी, अल्फा नॉट इक्वल 90 डिग्री और 60 डिग्री। और पांचवा हमारा क्या होगा, ध्यान देना, हम लोग बनाते हैं हेक्सागोनल, जहाँ पे ए इज इक्वल टू बी होता है, पर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है 60 डिग्री। ध्यान देना, ए बी और अल्फा के ध्यान देना रिलेशन के बीच में अगर बात करें, ध्यान देना, ए ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन ए बी एंड अल्फा 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स हम बना सकते हैं। कौन कौन बना सकते हैं 2D में, एक स्क्वायर बना सकते हैं, एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं, एक रोहम्बस बना सकते हैं और एक हेक्सागोनल बना सकते हैं इन 2 डायमेंशन। नोट करके ध्यान देना, बहुतों के दिमाग में आता नोट कि पेंटागनल भी बना सकते हैं। देखना, पेंटागन इसलिए नहीं बना सकते, ध्यान, वही एंगल बना सकते हैं जो क्या हो सकता है, ध्यान देना 360, जिसको ध्यान देना हम लोग 360 को जिससे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। लिखा हुआ है पेंटागनल लैटिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 108 विच इज नॉट एन इंटीग्रल फैक्टर ऑफ 360 डिग्री। तो 360 का जो इंटीग्रल फैक्टर होगा वही चीज बना सकते हैं, और वो हमारा क्या क्या बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है, रेक्टेंगल बन सकता है, पैरेललोग्राम बन सकता है, रोमन्स बन सकता है, और हमारा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल भी दो तरीके का होता है, एक 2D भी होता है, एक 3D भी होता है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, 2D की बात कर रहे हैं। थर्ड है 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करते हैं, एक्स वाई जेड है। एक्स में मैंने ए मान लिया, तो वाई में मैंने क्या मान लिया, डिस्टेंस बी मान लिया, जेड में डिस्टेंस क्या माना, सी। तो समझ में आ रहा है, एक्स में डिस्टेंस मैंने ए मान लिया है, तो वाई में डिस्टेंस बी मान लिया है, और जेड में डिस्टेंस क्या माना, सी। अब जानना, ए और बी के बीच में गामा है, सी और बी के बीच में अल्फा है, बीटा। तुम एंगल कुछ ही मान सकते, समझ में आ रहा है। जब 3D की बात करते हैं तो तुम्हें 3 डिस्टेंस पैरामीटर चाहिए और 3 एंगल वाला पैरामीटर चाहिए। तो लिखा हुआ है अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज 3D लैटिस। ऑब्वियस सी बात है, लैटिस पॉइंट को ध्यान रखना 3 डायमेंशनल अरेंज कर दो, वही हमारा क्या 3D लैटिस। तो अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन स्पेस इज known as 3D lattice, and for 3D lattice 6 parameters is required, that is 3 distance and 3 angle। समझ गया, 3D पैरामीटर्स के लिए क्या होगा, 3 डिस्टेंस का पैरामीटर रिक्वायर्ड होगा, 3 एंगल का पैरामीटर रिक्वायर्ड होगा। वहाँ पे लिखा भी है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन ए बी सी एंड वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम आर पॉसिबल इन 3D। समझ में आ रहा है, 3D की बात करते हैं तो फिर से बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। 7 तरीके का ध्यान रखना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉसिबल क्रिस्टल सिस्टम पॉसिबल है। तो अब बात करते हैं, इसको रटना पड़ता है तुम्हें, क्योंकि खासकर मेडिकल में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इनको रटने का तरीका भी मैं बताऊंगा कैसे इसको रट सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, पॉसिबल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। क्या होता है क्रिस्टल सिस्टम में भी क्या होता है, बहुत तरीके के यूनिट सेल क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। तो अब क्या ध्यान देना, अगर मैं क्यूबिक की बात करूँ तो क्या होगा, ए बी सी तीनों इक्वल होंगे, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होंगे, किसके इक्वल 90 डिग्री। और पॉसिबल टाइप्स क्या होंगे, 3 होंगे। कौन कौन से होंगे, हमारा सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। अंदर टी है टेट्रागोनल। रटने वाला पार्ट पे आता हूँ, पहले तो समझा लूँ। टेट्रागोनल है, ए नॉट इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें पॉसिबल कितने, 2 है, मतलब सिंपल क्यूबिक है और बॉडी सेंटर है। और तो रोहम्बिक, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये 4 पॉसिबल है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर, ये है। अब आते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होता है, ध्यान रखना, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होता है, गामा इज इक्वल टू क्या होता है 120, ये एक ही होता है सिंपल क्यूबिक। रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल दोनों, आर जो है रोम्बोहेड्रल भी बोलते हैं और ट्राइगोनल बोलते हैं। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा तीनों सेम होता है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। वन जो सिंपल क्यूबिक मोनोक्लिनिक है, इस तरह का सिस्टम होगा, और ट्राई क्लिनिक है तो इस तरह का सिस्टम होगा। जो 14 है, 14 क्या होता है, यही हमारा ब्रेविस लैटिस होता है। समझ में आता है, ये जो क्रिस्टल सिस्टम है वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। क्रिस्टल सिस्टम 7 होते हैं, पर जो ब्रेविस लैटिस है वो कितने होते हैं, ध्यान देना 14 होते हैं। तो अब इनको रटने का तरीका कैसे है कि सर रटिंग कैसे, तो रटने का ध्यान देना है क्या, कि मैंने बताया हुआ है कि अब सी टी ओ, एक्चुअली मैंने सी टी ओ एच आर एम टी होता है, सी टी ओ एच आर एम टी क्या होता है, सी टी ओ
HRMT, CTOHRMT। कहने का मतलब ध्यान देना, ये मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ है। ध्यान देना, मान लो कि सभी लोग, जो भी लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद ध्यान देना सभी की क्या हो चुकी है, नौकरी लग चुकी है। सभी को ध्यान देना क्या लग चुका है, ध्यान देना नौकरी लग चुका है। नौकरी जो लगा है, ध्यान देना सभी को एक ही कंपनी में लगा है। उस कंपनी का बड़ा अजीब नाम है। अजीब नाम क्या है? CTOHRMT। अजीब नाम क्या, ध्यान देना, CTOHRMT, CTOHRMT। CTOHRMT समझ में आ रहा है? तो कंपनी है, कंपनी का ध्यान देना बड़ा अजीब नाम है, CTOHRMT। CTOHRMT में C रिप्रेजेंट करता है क्यूबिक को, T रिप्रेजेंट करता है टेट्रागोनल को, O रिप्रेजेंट करता है ऑर्थोरैम्बिक को, H रिप्रेजेंट करता है हेक्सागोनल को, R रिप्रेजेंट करता है रोम्बोइडल को और ट्राइगोनल को, M रिप्रेजेंट करता है मोनोक्लिनिक को और T रिप्रेजेंट करता है ट्राइक्लिनिक को। तो इनको रटना पड़ेगा, ध्यान देना। अभी सब नाम भी नहीं बताऊंगा कि नाम भी शॉर्टकट नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे इस पूरे चार्ट को एक सिंपल तरीके से रट सकते हैं। तो समझ में आ रहा है कि सभी का नौकरी लग चुका है, और नौकरी लगा किसका, सभी का सेम कंपनी में लगा है। उस कंपनी का बड़ा अजीब नाम है CTOHRMT। CTOHRMT। सी रिप्रेजेंट करता है क्यूबिक को, टी रिप्रेजेंट करता है टेट्रागोनल को, ओ रिप्रेजेंट करता है ऑर्थोरैम्बिक को, एच रिप्रेजेंट करता है हेक्सागोनल को, आर रिप्रेजेंट करता है रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, एम रिप्रेजेंट करता है मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो समझ में आ रहा है कि कंपनी का नाम बड़ा अजीब है। कंपनी का नाम बड़ा अजीब है तो इसका फोन नंबर भी बड़ा अजीब है। ध्यान देना, फोन नंबर भी क्या बड़ा अजीब है। फोन नंबर क्या है? 3241121, 3241121। नॉर्मली ध्यान देना कंपनी का नाम, जैसे ध्यान यहाँ पे 7 अंक का नंबर है। नॉर्मली जो टेलीफोन नंबर होता है 6 अंक का ही होता है, और यहाँ पे जो टेलीफोन नंबर है 7 अंक का। टेलीफोन नंबर समझ में आता है? पहले टेलीफोन नंबर 5 अंक का आता था, फिर लोगों ने एक खुद से लगाना स्टार्ट कर दिया, तो 6 अंक में कन्वर्ट कर दिया ताकि नंबर ज़्यादा बटे। तो कंपनी नॉर्मली जो टेलीफोन नंबर होता है 6 ही अंक का होता है, और ये कंपनी का नंबर क्या, 7 अंक का। 7 अंक का कंपनी का नाम, इस कंपनी का नंबर इसलिए 7 अंक का है क्योंकि कंपनी का नाम ही बड़ा अजीब है, CTOHRMT। तो ध्यान, जितना अजीब इसका नाम है उतना ही अजीब क्या है, इसका फोन नंबर भी होना चाहिए। इसलिए नॉर्मल कंपनी का फोन नंबर 6 अंक का होता है, पर इस कंपनी का क्या होता है, 7। तो समझ में आ रहा है कंपनी का फोन नंबर क्या है, 3241121, 3241121। अगर 3 है तो ध्यान देना, इसमें थोड़ा लॉजिक ध्यान रखना है कि 3 जो है तो सबसे पहले, अगर केवल 1 है जहाँ पे, वहाँ पे सिंपल क्यूबिक आएगा। अगर 2 है तो सिंपल क्यूबिक प्लस बॉडी सेंटर आएगा। 3 है सिंपल क्यूबिक प्लस बॉडी सेंटर प्लस फेस सेंटर। अगर 4 है सिंपल क्यूबिक प्लस बॉडी सेंटर प्लस फेस सेंटर प्लस एंड सेंटर। ध्यान देना, इधर मैं थोड़ा बता भी देता हूँ। 3 है तो सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर फेस सेंटर, समझ 3 आया। 2 आया था कि वो सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर, तो बस ऐसे ही रट लेना कि पहले सिंपल क्यूबिक आता है, फिर बॉडी सेंटर आता है, फिर फेस सेंटर आता है, 4 आता है। तो नंबर से याद कर लोगे। अगर बोला कि नंबर उसका 2 आ रहा है, नंबर 2 आ रहा है मतलब उसके अंदर क्या, सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर। नंबर 3 है मतलब सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर फेस सेंटर। अगर नंबर 4 सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर फेस सेंटर और क्या होगा, एस एंड सेंटर। अगर 1 है तो केवल सिंपल क्यूबिक। तो समझ में आ रहा है कंपनी का नाम क्या है, CTOHRMT, और उसका फोन नंबर क्या है, 3241121। तो ध्यान देना, इतना समझ में आ रहा है कि किस क्रिस्टल में, ध्यान देना, कितने उसके यूनिट सेल होंगे, समझ में आ रहा है। तो CTOHRMT यूज करके ध्यान देना फोन नंबर लेके बता सकते हैं कितने क्रिस्टल्स यूनिट सेल होंगे, उन सभी में कौन कौन से यूनिट सेल होंगे। तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया कंपनी का नाम CTOHRMT और उसका फ़ोन नंबर क्या है, 3241121। मतलब किस क्रिस्टल सिस्टम में कितने तुम्हारे यूनिट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, ये तुम इजीली बता सकते हो। अब रिलेशन की बात करते हैं। तो रिलेशन की बात जब करते, ध्यान देना, तो रिलेशन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। रिलेशन की बात करते हैं तो H जो है CTOHRMT में, ध्यान देना, H किसको रिप्रेजेंट करता है, हेक्सागोनल। और हेक्सागोनल जैसे ही आता है ना, सभी को है पता कि हेक्सागोनल में क्या होता है। ध्यान देना, हेक्सागोनल ऑब्वियस बात है, उसमें एंगल कितना होता है, 120 होगा। तो अब है रिलेशन का, तो होता क्या रिलेशन, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, फिर ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी, और लास्ट में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है। मतलब कहने का मतलब, ध्यान देना, कि ए है, बी है और सी है। तो पहले क्या हो रहा है, ध्यान देना, जैसे ए है, बी है, सी है, पहले ये ध्यान देना दोनों इक्वल था, पर नॉट दूसरे में कहाँ लगा, यहाँ। तीसरे में नॉट कहाँ लगा, यहाँ। तो समझ में आ रहा है। पहले की बात करें तो ए इज इक्वल टू बी, मतलब नॉट क्या हो रहा है, इधर पहले लगते हुए आ रहा है, फिर लगते हुए जा रहा है।
तो समझ में आ रहा है, पहले में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, दूसरे में ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तीसरे में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू, 3 आ गया। अब ये नॉट सब तक लग चुका है, मतलब हम कहाँ पहुंच चुके हैं, यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब नॉट हटना स्टार्ट होगा, मतलब हटेगा तो ऐसे ही, तो ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और लास्ट वाला तो ध्यान देना तीनों में क्या है, नॉट ही है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो रिलेशन बिटवीन ए बी सी समझ में आ रहा, पहले नॉट इधर से लगना स्टार्ट होगा, फिर छूटना स्टार्ट होगा, तो इस तरीके का सिस्टम होता है। मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी पहला, दूसरा क्या है, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी दूसरा, तीसरा ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यहाँ तक पहुँच गया। फिर नॉट हटेगा, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, फिर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यहाँ पहुँच गया, नॉट हटाते हुए पहुँच गए। अब क्या, जैसे पूरा खुल गया नॉट, तो अब इसे कहाँ पहुँच गया कि हम लोग लास्ट का पता है 2 क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, फिर लास्ट में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो नॉट वाला रिलेशन तो समझ में आ रहा है सभी को। अब वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है, कंपनी का नाम बड़ा अजीब है, CTO HRMT, उसका फोन नंबर बड़ा अजीब है 3241121, और रिलेशन बिटवीन क्या है ध्यान देना, स्टार्ट तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी से ही करेंगे, क्यूबिकल में ध्यान देना, याद रखना पड़ेगा, जो क्यूबिकल सिस्टम होता है उसमें नॉट नहीं होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। स्टार्ट हम लोग ध्यान देना नॉर्मल से करेंगे, नॉट इधर से लगाएंगे, लगाते हुए यहाँ पहुंच जाएंगे, पूरा लगा देंगे, फिर नॉट पूरा हटा देंगे, और लास्ट में तो क्या करेंगे, सभी 2 नॉट का लिख देंगे। रिलेशन बिटवीन ये हो गया। अब जो है एंगल की बात करते हैं, तो ध्यान देना, हेक्सागोनल में सभी को पता है, हेक्सागोनल में एक एंगल 120 को होगा, मतलब हेक्सागोनल के ऊपर सभी एंगल क्या है, सेम और किसके इक्वल है, 90 डिग्री। तो समझ में आ रहा है, हेक्सागोनल के जितने भी ऊपर हैं सभी एंगल क्या है, सेम और किसके इक्वल है, 90 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ तक पहुंच गए। और तुम हेक्सागोनल में पता है एक एंगल 120 होता है, मतलब अल्फा बीटा 90 डिग्री और गामा 120, मतलब तुम यहाँ तक हेक्सागोनल तक तुमने क्या किया, रट लिया एंगल का भी। अब बाकी सब में तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। तो रोहम्बोहेड्रल में ध्यान देना क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल, तीनों एंगल सेम होता है पर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ट्राइक्लिनिक में ध्यान देना, तीनों एंगल क्या होता है, डिफरेंट होता है। मोनोक्लिनिक में ध्यान रखना पड़ेगा, अल्फा गामा 90 डिग्री और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ध्यान देना तुम्हें 2 ही बेसिकली रटने हैं। ट्राइक्लिनिक जैसे मैंने बोला ना क्यूबिकल का, क्यूबिकल में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री। ट्राइक्लिनिक में जस्ट उल्टा होता है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सभी नॉट होते हैं रिलेशन, एज लेंथ वाले रिलेशन में भी और एंगल वाला रिलेशन में भी क्या होता है, सभी नॉट होते हैं। तो तुम्हें बेसिकली रटना क्या है, ट्रिक्स से तो सभी रट लोगे, पर ट्रिक्स के अलावा 2 चीज रखना पड़ेगा, रोहम्बोहेड्रल। रोहम्बोहेड्रल में भी मैंने रखा हुआ, ध्यान देना कि बस क्यूबिक की तरह रखा हुआ है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, इससे ए अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इसके इक्वल होगा, ध्यान देना 90 डिग्री के लिए इक्वल हो, वहां पे होता है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और देन मोनोक्लिनिक में 2 एंगल, बीटा को हटा देता हूँ, अल्फा और गामा 90 डिग्री होता है, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा क्रिस्टल होता है, ध्यान देना 3D में, थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है, आउट ऑफ दिस 7 क्रिस्टल सिस्टम्स क्यूबिकल सिस्टम इज मोस्ट सिमेट्रिक एंड नॉर्मली फाउंड इन मैक्सिमम स्ट्रक्चर। नॉर्मली जाना जो 7 क्रिस्टल तुमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, CTO HRMT, एक बार रिपीट करता हूँ, सी रिप्रेजेंट कर क्यूबिकल को, CTO टी रिप्रेजेंट करता है टेट्रागोनल को, O रिप्रेजेंट करता है ऑर्थोरैम्बिक को, H रिप्रेजेंट करता है हेक्सागोनल को, R रिप्रेजेंट करता है रोम्बोहेड्रल को, M रिप्रेजेंट करता है मोनोक्लिनिक को, ट्राइक्लिनिक। तो 7 क्रिस्टल्स है, सातों क्रिस्टल्स में ध्यान देना, तो बेसिकली नॉर्मली ध्यान देना नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, क्यूबिकल सिस्टम। और क्यूबिकल सिस्टम में कौन सा, ध्यान देना 3 इंपॉर्टेंट थे हमारी यूनिट से, कौन सा, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। इसलिए ध्यान देना मैक्सिमम क्वेश्चन जो आगे आएंगे किसके आएंगे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर के ही आएंगे। तो लिखा हो आउट ऑफ दिस 7 क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिकल सिस्टम इज मोस्ट सिमेट्रिक एंड नॉर्मली फाउंड इन मैक्सिमम स्ट्रक्चर। अब क्या है, मैंने क्यूब बनाया हुआ है, अब क्यूब बना तो दिया है, उसमें मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुका हूँ। क्यूब जो कॉर्नर्स की बात करते हैं तो कॉर्नर्स कितने होंगे, 8 होंगे। कॉर्नर कहाँ पे, कॉर्नर क्या था, एक कॉर्नर यहाँ पे, 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 एक कॉर्नर यहाँ पर, एक कॉर्नर यहाँ। कॉर्नर्स कितने, 8 है। तो सभी कॉर्नर समझ में आ रहा है, कॉर्नर हर क्यूब में कितने होंगे, 8 होंगे। फेस सेंटर कितने, 6 है। फेस सेंटर 6 क्यों है, ये फेसेस भी 6 है। जैसे ध्यान देना, एक ऊपर फेस है, फेस सेंटर है, एक नीचे फेस है, फेस सेंटर होगा, एक लेफ्ट में फेस सेंटर होगा, तो एक राइट में भी क्या होगा, फेस सेंटर 4, एक आगे होगा तो एक क्या होगा, पीछे भी होगा। तो समझ में आ रहा है, फेस सेंटर कितने होंगे, 6 होंगे।
एज सेंटर की बात करते हो, ध्यान देना एज सेंटर में हर कॉर्नर एक दूसरे से क्या होता है, एज सेंटर से जुड़ा हुआ। ये एज सेंटर है, ये एज है, ये एज है, चार एज ऊपर है तो एज सेंटर चार ऊपर होंगे। यहाँ पे चार नीचे एज है तो चार नीचे एज सेंटर होंगे, चार चार। और पिलर पे भी तो एक एक एज है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। 10 हो गया, 11 हो गया और 12 हो गया। समझ में आ रहा है? एज सेंटर कितना होता है, 12। इनफैक्ट यहाँ पे ज्यादा समझने से अच्छा है कि तुम अपने जो तुम्हारे पास क्या है, जो रूम है वहीं पे इमेजिन करो, या हो सकता है कि यूट्यूब पे थोड़ा सा वीडियो देख लो कि कॉर्नर क्या होता है, फेस सेंटर क्या होता है, एज सेंटर क्या होता है। नहीं तो अगले क्लास में मैं प्रॉपर डिस्कस करूंगा। जैसे बॉडी सेंटर ऑब्वियस बीच में जो सेंटर होता है उसको मैं क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉर्नर्स की बात करें 8, नंबर ऑफ फेसेस की बात करें 6, नंबर ऑफ एजेस की बात करें कितना 12, नंबर ऑफ फेस सेंटर, फेस चाहिए तो फेस सेंटर में कितना 6, नंबर ऑफ एज सेंटर, एज कितना 12 तो एज सेंटर में कितना 12। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर की बात करो तो बॉडी सेंटर एक है तो क्या होगा, ऑब्वियस बॉडी सेंटर भी एक ही होगा, बॉडी में बॉडी सेंटर एक ही होगा। हम नंबर ऑफ फेस डायगोनल की बात करते हैं तो ध्यान रखना फेस डायगोनल है तो मैं क्या करता हूँ कि एक फेस को बाहर कर देता हूँ, एक फेस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, एक फेस से ध्यान रखना यहाँ पे फेस बना दिया। ये मान लो यही वाला ऊपर यही वाला फेस है, आगे वाला जो फेस है, तो एक डायगोनल यहाँ पे और एक डायगोनल क्या है यहाँ पे। हर फेस पे कितने डायगोनल है, 2। तो हर फेस पे डायगोनल 2 है तो नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितने हैं, 12 है। समझ में आ रहा है? एक फेस पे 2 डायगोनल तो ऑब्वियस बात 6 फेस पे कितना होगा, 12 होगा। अब लेंथ ऑफ डायगोनल की बात करते हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल की बात करते हैं तो लेंथ ऑफ डायगोनल की यही बात कर लेते हैं। तो ये कितना है, इस लेंथ ए है, इसका ए है तो ये भी क्या ए है, ये क्या हो जाएगा √2 है। समझ में आ रहा है? लेंथ ऑफ फेस डायगोनल कितना हो जाएगा, √2 है। नंबर ऑफ फेस डायगोनल समझ में आ रहा है, 12 तो लेंथ ऑफ फेस डायगोनल कितना हो जाएगा, √2 है। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल की बात करते हैं तो ध्यान बॉडी डायगोनल की बात करोगे तो बॉडी डायगोनल थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बॉडी डायगोनल की बात करोगे तो ये ऐसे है, ये ऐसे। अब मैं थोड़ा सा बना लूँ, थोड़ा सा ये है। तो देखिए इस कॉर्नर को मैंने इस कॉर्नर से मिला तो एक ही ऐसा होगा, तो इस कॉर्नर से ध्यान देना, इस कॉर्नर मतलब ये वाला जो प्लेन है, ये वाला खासकर ये वाला जो प्लेन है, तो तुम देखो ना अपने बॉडी डायगोनल में ध्यान, बॉडी डायगोनल को थोड़ा सा तुम्हें खुद फील करना पड़ेगा कि तुम देखो रूम में बैठे हो, रूम में बैठे हो तो एक प्लेन ऐसे ले लो। जैसे रूम में तुम बैठे हो ना, रूम में बैठे हो तो एक प्लेन ऐसे ले लो और एक प्लेन ऐसे ले लो। तो इस प्लेन पे बात करो, जैसे मान लो एक कॉर्नर ऐसे प्लेन पास करो। मैं थोड़ा सा इसको समझा नहीं पा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ। इधर ये सब क्या है ना, विजुअलाइज करने की चीज़ है। विजुअलाइज करने की चीज़ है मतलब मैं जहाँ पढ़ाता हूँ ध्यान देना, वहाँ पे हमेशा रूम होता है, वहाँ पे समझाना बहुत आसान है ये सब चीज़ें, पर इन लेक्चरों में समझाना बहुत डिफिकल्ट है। तो बॉडी एंगल की बात कर ध्यान देना, तो बॉडी एंगल क्या है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो एक डायगोनल ये होगा। देन इसकी बात करते हैं, ये एक पॉइंट है और ये भी क्या एक पॉइंट है, तो एक डायगोनल ये होगा। तो मैं इस प्लेन की बात करता हूँ, ध्यान देना मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूँ, ये प्लेन है और ये प्लेन है। इस प्लेन की बात करता हूँ, इस प्लेन में एक प्लेन ये है, तो ऐसे प्लेन की बात करूँ तो मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, इस प्लेन में उस प्लेन को ड्रॉ किया। एक बॉडी डायगोनल ऐसे तो एक बॉडी डायगोनल क्या ऐसे है, तो दो बॉडी डायगोनल है। अगर एक ऐसा है तो ऑब्वियस बात इस प्लेन में भी तो एक बॉडी डायगोनल होगा, इस प्लेन में भी तो ध्यान देना क्या होगा, इस प्लेन में भी तो ध्यान देना क्या होगा, बॉडी डायगोनल होगा। ये प्लेन है जो ये, इस प्लेन में भी तो क्या होगा, बॉडी डायगोनल होगा। वो भी कितना होगा, 2 होगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, बॉडी डायगोनल कितने हैं, 4 है। और लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3 है। तो बॉडी डायगोनल का लेंथ तुम लोग कैलकुलेट खुद ही कर सकते हो। कैलकुलेट नहीं होगा तो अगले क्लास में मैं बताऊंगा। तो ध्यान रखना, इसको मैं बोलूंगा कि तुम क्या करो, एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, फेस सेंटर होता है, एज सेंटर होता है, बॉडी सेंटर होता है। इनफैक्ट मैं यूट्यूब पे वीडियो सर्च करता हूँ, मुझे मिल गया तो मैं डाल दूंगा, नहीं तो तुम यूट्यूब पे एक बार देख के फील कर लो एक कॉर्नर क्या है, फेस सेंटर क्या है, एज सेंटर कितना है, बॉडी सेंटर कितना है, किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि ध्यान रखना ये सब समझ में आएगा तभी आगे क्वेश्चन बनने वाला है। चलो अगले क्लास में मिलते हैं, चलो बाय।